हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिहाइव के कुछ लेसन्स मैंने यूट्यूब पे आपके कन्वीनियंस एंड फॉर द ईज इन योर स्टडी डाले थे। अभी इसकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है, मोमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड बाय NCERT टू बी टॉट इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स, इसका पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। ये एक कहानी है, मुल्क राज आनंद साहब की लिखी हुई कहानी है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, बिगनिंग लाइंस में आपको इसका एक प्रीएम्बल मिल जाएगा। कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो मेले को जाता है, मेला देखने जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और मिठाइयाँ और सारी चीज़ें, खिलौने, जो कुछ भी वहाँ देखता है उसको सब चीज़ें चाहिए, लेकिन अफसोस किसी कारण से उसे फ़िलहाल कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसको इन सब चीज़ों का ऑफ़र मिलता है, मगर वो उन सबको डिनाई कर देता है। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है, ही पुट्स हिज डिमांड फॉर ईच एंड एवरी आइटम विच ही लाइक्स। वो मिठाई भी चाहता है, खिलौने भी चाहता है, गुब्बारे भी चाहता है, सारी चीज़ें चाहता है। लेकिन उसके बाद फिर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चेंज हो जाती है सडनली, और उसके बाद फिर उसको ऑफ़र दिया जाता है तो वो हर चीज़ को ना कर देता है, हर चीज़ को ना कर देता है। ये एक बच्चे की साइकोलॉजी पर आधारित कहानी है। इसको मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हो सकता है कि आपको सबको अपना बचपन भी याद आवे इस कहानी को पढ़ने के समय, क्योंकि आप जब बचपन में थे, आज भी बचपन में 8 से 9 में चले गए, तो बहुत बड़ी उम्र नहीं हो गई। आज भी आप बहुत सी चीज़ें अपने पेरेंट्स से मांगते हैं और वो पूरी नहीं होती हैं। इवन देन परिवार से, मम्मा से, पापा से, दादा से, दादी से आपका जो लगाव है वो बना ही रहता है, वो सब बना रहता है। अगर कोई भी एक कहीं 2 दिन 4 दिन के लिए चला जाता है तो आप उसको मिस करते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं, अगर कोई प्रपोजल आया कि चलो भाई ठीक है आज समोसे मंगाते हैं, तो आप ही बोलते हैं नहीं रहने दीजिए, 2 दिन बाद दादी आ जाएंगी तो उनके साथ खाएंगे। ऐसा होता आपके साथ होता, अपना बचपन आपको याद आएगा। तो आपको उस सेंटिमेंट्स में वापस ले जाने की कोशिश करते हुए ये बताया। इसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ। विद्या एकेडमी, विनोद त्रिपाठी। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो रिपोर्ट्स और फीडबैक्स आती हैं, बच्चे मुझको एक्नॉलेज करते हैं, ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। सो लेट्स ट्राई द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a great, gaily clad humanity. अब किसी गांव की बात कर रहा है कि ये बसंत का महीना था और विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, यानी कि बसंत में क्या होता है, सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में आ जाता है, दिन बड़ा होने लगता है, गर्मी कुछ बढ़ने लगती है, सर्दी कुछ कम होने लगती है। मगर ऐसे में भी क्या होता है कि दिन में हल्की ठंडक तो बनी रहती है, आपको पसीना नहीं होता है। तो उस चीज़ के बारे में कह रहा है कि फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। एलीज माने भी होती पतली गलियां होती हैं, या फुटपाथ, इसको एलीज बोलते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संकरी पतली गलियों में से ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव समाज के तमाम लोग, पुरुष, स्त्री, बूढ़े, वृद्ध, जवान, बच्चे, सब बहुत खुशी खुशी रंग बिरंगे तड़क भड़क परिधानों में, लिबास में लिपटे हुए गांव की गलियों से निकल रहे थे। और गलियों का क्या आलम था कि चूंकि उनके ऊपर सूरज की किरणें अभी भी स्लैंटिंग आ रही हैं, पूरी धूप नहीं आ रही है, इसलिए विंट्री शेड, पेड़ के जब मकानों के छाए में आप आते हैं तो बसंत के महीने में हल्की सी ठंडक लगती है। फिर क्या होता है कि आप धूप तलाशते हैं। वो ये बताने का इसका मतलब। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. अब वो जो पूरा मौत गुजारा उसके लिए बता रहे हैं कि कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पर सवार हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग कहाँ पे, being carried in bamboo and bullock cart, जो कि बांस की और बैलगाड़ियों की बनी हुई, बांस
की बनी हुई बैलगाड़ियों में कुछ लोग बैठे जा रहे हैं। ये मुल्क राज आनंद साहब की कहानी उस ज़माने की है जिस समय लोग अधिकतर पैदल ही चला करते थे और बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था। काउज एंड बुरक्स वेयर डोमेस्टिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन एंड फॉर मिल्किंग टू। उस ज़माने की बात कर रहा है। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा बच्चा जो कि खुशी के साथ खुशी में उछलता कूदता, लाइफ एंड लाफ्टर, यानी कि उसके अंदर जिंदगी पूरी जोशो खरोश से भरी हुई है, लबालब भरी हुई है। टर्जिड लाइफ है उसके अंदर, लबालब जीवन की खुशी भरी है, हैप्पीनेस भरी है। एंड लाफ्टर माने हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ अपने पिताजी के साथ जा रहा है। और कभी कभी तो पापा की दोनों टांगों के नीचे से ही निकल कर उछल कूद करके आगे चला जाता है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके बच्चों पेरेंट्स ने आवाज़ दिया, आ जाओ बेटा आ जाओ। कॉल्ड द पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे वो पीछे छूट जाता उसके पेरेंट्स आवाज़ देते, आओ बेटा आओ। वैक्सीनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। और ये सिचुएशन कब आती? व्हेन डिड पेरेंट्स कॉल द बॉय टू लीव द प्लेस एंड टू एक्कम्पनी देम? ये तब होता जबकि बच्चा जो है रास्ते के बगल खिलौनों की दुकानों में सजे हुए मेलों में सजे हुए खिलौनों को देख करके जब उनसे मंत्रमुग्ध हो जाता था, वैक्सीनेटेड हो जाता था, उनकी ओर आकर्षित हो जाता था और मेले वो खिलौनों को देखने के लिए खड़ा हो जाता था। और उसके बाद क्या होता था कि उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते थे, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, फिर आवाज़ दी, आ जाओ बेटा आ जाओ, वापस आओ। जब वो वापस आता था, he hurried towards his parents and his feet obedient to their call. ये भी कह रहा है कि साहब his eyes still lingering on the receding toys. अब जरा समझने की कोशिश करिए आप इस बात को। He hurried towards his parents. वो जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर चलने लगता था। बुलावा सुनते ही उसके आज्ञाकारी पैर अपने माँ बाप की कॉल पे, उनके बुलावे पर बहुत ही ओबीडियंट थे, लिहाजा वो अपने जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ चलने लगता है। मगर अब एक तरफ तो मम्मी पापा के डिसिप्लिन है, ये मैं यहाँ डर का शब्द यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ उनके डिसिप्लिन है कि नो सूनर डिड दे कॉल दैन द बॉय स्टार्टेड प्रोसीडिंग हरिडली टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और दूसरी तरफ क्या है कि उसका जो बच्चे का मन है, उसकी जो लालच है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, वो क्या होती हैं? हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज। उसकी आँख अभी भी लिंगर कर रही है, रुकी हुई है, टिकी हुई है। वो आगे बढ़ता जाता है, रह के पीछे देखता जाता है इसको रिसीडिंग टॉयज, यानी कि वो टॉयज, वो खिलौने जो कि अब घट रहे हैं। घट कैसे रहे हैं? घट रहे हैं ये साइंस की नज़र से आप इसको समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट जब आप बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं तो बड़ा दिखता है, लेकिन जो आप उससे दूर बढ़ते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा होने लगेगा। मान लीजिए कोई 2 फीट की बारबी डॉल है, आप काउंटर पर खड़े हैं तो ये 2 फीट की दिख रही है, लेकिन जब आप 20 कदम चले जाएंगे तो ये 1 फीट की दिखने लगेगी, 30 फीट चले जाएंगे तो छोटी सी दिखने लगेगी, उसके बाद उसका नहीं दिखे आपको। ये रिसीडिंग टॉयज वर्ड का यूज़ कर रहा है। होता क्या है, वो पूछ लेता है अक्सर एग्जामिनेशन में, his eyes still lingering on the receding toys, एक्सप्लेन करिए। तो आप एक्सप्लेन करने के लिए जब आपको मैं बताऊंगा, आप सुनेंगे गौर से, तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देयर इज़ समथिंग यूनिक विद मी, जो कि मैं कोशिश करता हूं कि हर सेंटेंस को बच्चों को बहुत कायदे से द बेस्ट आई नो मैं उसको एक्सप्लेन करूं। एंड दिस इज़ परहैप्स द रीज़न कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। ओके, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जब वो उस जगह पर पहुंचा, कौन पहुंचा? बच्चा। जहाँ पर कि दे माने प्लूरल नंबर, प्लूरल माने पेरेंट्स। जब वो उस जगह पर पहुंचा जहाँ पेरेंट्स रुके हुए थे उसका इंतज़ार करने के लिए, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने दिल की इच्छा को सप्रेस दबा नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes,
तो वो अपने दिल की जो हार्दिक इच्छा थी, अभिलाषा थी, उसको दबा नहीं सका। हालांकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था वो पुराना ठंडा रिफ्यूज़ल का जवाब, यानी कि उसने अपनी इच्छा रख दी। ही पुट हिज डिजायर्ड बिफोर हिज पेरेंट्स दैट ही वांटेड वन ऑफ द टॉयज विच ही हैड लाइक्ड एंड ही वाज फैसिनेटेड एंड ही वाज सीइंग इन द शॉप विच ही हैड लेफ्ट। लेकिन वो ये भी जानता था कि इन स्पाइट ऑफ द ट्रूथ कि मैं अपनी डिमांड रखूँगा, मेरे पेरेंट्स उसको डिनाई कर देंगे, किसी न किसी बहाने वो डिनाई कर देंगे। ही वॉज नॉट गोइंग टू गेट द टॉय अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, उसको रिफ्यूज़ल ही मिलेगा। लेकिन क्या करे, बच्चा है, मांगेगा तो माँ बाप से ही मांगेगा, किसी अजनबी से तो मांग नहीं सकता। बच्चे की आदत है पापा खिलौना चाहिए, मालूम है कि नहीं मिलने वाला, फिर भी बोलता ओके आई वॉन्ट दैट टॉय। उसने याचना की, प्लीज मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। बाप रे बाप, उसके पिताजी ने तो लाल आंखों से उसकी ओर देखा। इन हिज फैमिलियर टैरेंट वो, यानी कि उनके पिताजी का जो टैरेंट माने अत्याचार, जुल्म सितम भरा, अत्याचार भरा जो उनकी लाल लाल शोला उगलती, अंगारे उगलती हुई आँखें थी, उन शोले उगलती हुई आँखों से उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। His mother, melted by fair spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसकी माँ melted by the free spirit of the day, जो कि इस अच्छे दिन की भावनाओं से मिलकर पिघली हुई थी, यानी कि उसकी माँ जो कि आज मेले जा रही थी और उसका शी वॉज कूल एंड काम, वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। लिहाजा उसने बात को टालते हुए अपनी उंगली बच्चे की ओर बढ़ाई, उसका हाथ पकड़ा और उसको बोला कि देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है, छोड़ो आगे देखो। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, टेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड। अब जब उसने आगे देखा तो मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था, सरसों के पौधे उसमें लगे हुए थे, उनमें पीले पीले सरसों के फूल भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पिघला हुआ सोना मीलों मील एक समतल ज़मीन के ऊपर बिछा दिया गया हो। याद करिए, बसंत के महीने में जनवरी का लास्ट और फरवरी का बिगिनिंग जब आता है, तब उस समय सरसों के फूल आ जाते हैं और सरसों के खेतों में आप देखिए तो दूर दूर तक पीला 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 ही रंग आता है। और यही बसंत के रंग, बसंत की यही खासियत होती है। रंग बसंती या तो बसंती या तो पीला रंग, इसकी खासियत होती है। बल्कि हमारे हिंदू सिस्टम में तो यहाँ तक भी कोशिश किया जाता है कि अगर आदमी अफोर्ड कर सकता है, उसके पास है, तो वो उस दिन पीले और नारंगी रंग में के लिबास पहन करके नेचर के रंग में अपने रंग को मिला करके अपनी खुशी को सेलिब्रेट करता है। ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। हमारे यहाँ ये क्या कहेंगे आप, डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल्स एंड फंक्शन है, तमाम विविधताएँ। ओके, तो यहाँ पर आइए इस बात पर। उसकी माँ, जिसका मूड बहुत अच्छा था, उसने कहा बेटा आगे देखो। आगे उसने देखा तो मीलों मील दूर पीले रंग के फूलों से भरे हुए सरसों के खेत थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बसलिंग अबाउट on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. इस सेंटेंस को गौर से सुनिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एंड आई ट्रस्ट दैट यू नो द आंसर। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप जो है वो अपनी इन भड़कीले पीले पीले अपने भड़कीले पर्पल कलर के विंग्स के सहारे उड़ते हुए क्या कर रहा था, इन फूलों पर मंडरा रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और क्या कर रहा था कि एक जो लोन ब्लैक बी, एक काला जो ब्लैक बी यानी जो भंवरा बड़ा सा होता है, उसके फ्लाइट में इंटरसेप्शन भी कर रहा था, यानी कि डिस्टर्बेंस कर रहा था, हर्डल भी पैदा कर रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और ये तलाश में थे, चाहे वो ब्लैक बी हो चाहे ड्रैगन फ्लाइज हो, दोनों तलाश में थे कि फूलों के अंदर से उनकी मिठास की तलाश करके उसको निकाला जाए। यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या रीज़न रहा होगा कि ड्रैगन फ्लाइज और ब्लैक बी ये सब फूलों के ऊपर मिठास निकालने की तलाश में हैं।
आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा। मैं आपको याद दिला दूं, चूँकि इंग्लिश का पीरियड है इसलिए बहुत देर इसमें मैं नहीं रुक सकता हूँ। ये जो इन्होंने लाइन लिखी है, ये स्टेज ऑफ पॉलिनेशन हो रहा है। फ्लावर्स आ चुके हैं तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायोनेसियम। मस्टर्ड फ्लावर बहुत सिंपल होता है, टिपिकल प्लांट होता है। तो इसके अंदर ये तमाम जो इंसेक्ट जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट हैं वो इसके ऊपर बसल कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, इस फूल से उस फूल, उस फूल से उस फूल पे बैठ रहे हैं। और इनकी बॉडी पर उससे एंड्रोसियम का जो पार्ट होता है एंटर, उससे पॉलन ग्रेन निकल रहा है, इनके पाँव में, इनके शरीर पे चिपकता है। उसके बाद जब ये फ्लाई इंसेक्ट जो हैं जाते हैं वहाँ बैठते हैं, गायोनेसियम में स्टिग्मा पे बैठते हैं, तो स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है, वो इन पॉलन ग्रेन्स को चिपका लेता है अपने अंदर। इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। लगे हाथ आपको फिर मैं बता दूँ इस चीज़ को कि जब एक फ्लावरिंग एजेंट यानी कि कोई भी एक इंसेक्ट, यहाँ तक कि आदमी भी, कोई भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट जब एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उठाता है और चाहे उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे डाल दे या उस प्लांट पे खिले हुए 50 फूल में किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा पे डाल दे, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एक पौधे के किसी भी एक पॉलन ग्रेन को उठा करके दूसरे पौधे पर जब वो पॉलिनेटिंग एजेंट लेकर के जाता है तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ये आपको क्लास 8 में साइंस में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। बहुत संभव है कि आप भूल भी गए हों, फिर आपको लगे हाथ याद दिला दे रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। तो इस लाइन में इन्होंने ये बताया कि फूल आ चुके हैं, पॉलिनेशन की स्टेज पे चल रहे हैं, पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद उनकी एंड्रोसियम का पार्ट भी गिर जाएगा, उसकी पंखड़ियाँ जो हैं वो भी गिर जाएंगी, पेटल्स भी गिर जाएंगी। अब केवल जो हमारा जो पिस्टिल है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ये अब ग्रो करेगा और बाद में ये सरसों की फली के रूप में हमको प्रोडक्ट की शक्ल में मिलता है। ओके, तो फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको साइंस भी पढ़ा दिया। अगली लाइन पे आते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन एयर विद हिज गेज। अब बच्चा क्या कर रहा है, देख करके इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स, इन तितलियों को, भंवरों को पकड़ने के लिए बच्चा उसका ध्यान उधर चला गया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट। अब जब तक कि एक तितली एक पॉलिनेटिंग एजेंट कोई भी आकर के बैठता तो तितलियाँ जो इसको अच्छी लगती, यूजुअली बच्चों को तितली ही अच्छी लगती है, बटरफ्लाई लिखा है। तो जब तक कोई तितली आकर के किसी फूल पर बैठती, इंतज़ार करता और पकड़ने की कोशिश करता, ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इट वुड गो फ्लटरिंग। लेकिन ये पंख फड़फड़ा के तितली फिर उड़ जाती, फ्लैपिंग अप इन द एयर, हवा में उड़ने लगती। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट। और ये तब कब होता है, आप लोगों ने बहुत तितलियाँ पकड़ी होंगी, अक्सर यही होता है जैसे आप बिल्कुल लगता है कि अब पकड़ेगी, तब पकड़ी, अब पकड़ी, अब पकड़ी, ऊपर पकड़ी, फुर्र से उड़ गई। तो यही होता है कि जब वो समझता कि अब बिल्कुल अब पकड़ने ही वाला है, एकाएक तितली उड़ करके निकल जाती थी। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल। फिर उसकी माँ उसको सावधान करने के लिए आवाज़ देती है। कॉशनरी कॉल, कॉशन माने सावधानी, चेतावनी देती है कि आजा बेटा आजा, नहीं तो अपने पिताजी की लाल लाल आँख देखना पड़ेगा। कम चाइल्ड कम टू द फुटपाथ। आ जाओ बेटा आ जाओ, खेतों से निकल के फुटपाथ पे आओ। तो अभी आपने देखा कि एक बच्चा जो है पहले खिलौनों से फैसिनेटेड हो गया था, इंचेंटेड हो गया था। नाउ ही इज़ लाइकिंग फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई। अब आगे बताते हैं। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब क्या हुआ, ये वो बच्चा बड़ी खुशी से अपने माता पिता की ओर बढ़ा एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ हिम, और उनके आगे भी निकल गया कुछ क्षण के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि थोड़ी देर बाद फिर पीछे छूट जाता है। क्यों?
अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। छोटे छोटे ज़मीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को देख करके उनको अट्रैक्टेड हो जाता है, उनको देखने लगता है। फुटपाथ के बगल में कीड़े हैं, वो कीड़े क्या कर रहे थे, दैट वे टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब ये जो कीड़े जो हैं फुटपाथ के बगल ज़मीन के अंदर जहाँ ये अपने बिल वगैरह में रहते होंगे, वहाँ से ये निकल करके बाहर आकर के धूप में अपनी बॉडी सेक रहे थे। अब ये उन कीड़ों को देख के उनकी तरफ इसका झुकाव बढ़ जाता है। अब ये तीसरा अट्रैक्शन आया इसकी तरफ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, ही रैन टूवर्ड्स देम। अब क्या हुआ कि जब ये रुक गया, माता पिता इसके चल रहे हैं, आगे चलते चलते ग्रोव में पहुँचे। ग्रोव का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ गिनती एग्जैक्ट नहीं बताई जाती है, जहाँ 3, 4, 5, 6 पेड़ हों, बस ज़्यादा नहीं, 2, 4, 5, 6 पेड़ हों और उनके बीच में एक कुआं बना हुआ है। एक बहुत ही छोटा बागीचा टाइप का आप समझ लें इस चीज़ को, पेड़ों का एक झुरमुट समझ लें। उसके बीच में कुएं के किनारे जगत, उसको जगत बोलते हैं, साइड वॉल ऑफ द वेल को, उस पर बैठे थे। वहाँ से उनको फिर आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, बेटा आओ। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ के गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्स द ग्रोव। अब जैसे ही वो ग्रोव में घुसता है, तैसे ही क्या हुआ, उसके ऊपर यंग फ्लावर, बिल्कुल ताज़ा खिले हुए फूलों की बरसात सी होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। और अब क्या हुआ कि अपने माता पिता को भूलते हुए अब वो क्या करने लगा कि अपने हाथों में ये बरसते हुए फूलों की पेटल, पंखुड़ियों को वो बटोरने लगा। बट लो माने लुक, देखो। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स एंड ran towards his parents shouting, the dove, the remaining petal dropped from his forgotten hand. अब क्या हुआ था कि अभी तक तो पहला था खिलौना देखा, दूसरा सरसों के फूल, तितली देखा, तीसरी बार में आया तो साबु ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े, इंसेक्ट देखा। अब जब ग्रोव के अंदर घुसा तो फूल उसके ऊपर बरसने लगे, उनको बटोरने लगा। चौथी चीज़ उसको ये अच्छी लगी। इसी बीच में उसको डव दिखा। डव जो है वो सफ़ेद कबूतर होता है, इसको फाख्ता भी बोलते हैं। और ये आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये शांति का प्रतीक माना जाता है। और इसको कोई भी देश जब शांति का पैगाम देना चाहता है, पैगाम मतलब इन द सेंस कि जब वो ये कहना चाहता है कि वी लव पीस एंड हारमोनी इन द वर्ल्ड, तो वो कबूतर उड़ाए जाते हैं ऐसे में। तो वो कहता है कि डव डव डव, फाख्ता फाख्ता फाख्ता। इस खुशी में माँ बाप को बताने जाता है कि पापा देखिए फाख्ता है, मम्मी वो देखो फाख्ता है, ऐसा कुछ फाख्ता है, ऐसा कुछ बोलने जाता है। इस बीच में उसके हाथों में whatever the amount of the flower petals he had collected, it fell down. वो उसके हाथ से फिर गिर जाता है। Come child come, they called to the child who had now gone running in white capers round the banyan tree, and gathering him they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. आओ बेटा आओ, उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी। Who had now gone, जो कि अब चला गया था, running in wild capers round the banyan tree, जो कि एक बरगद की तरफ, बरगद के चारों तरफ। अब उधर एक बहुत बड़ा बरगद है। बरगद के बारे में आप जानते हैं कि बरगद में तमाम वो निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जो कि उसको सहारा देने के लिए होती हैं। अब वो वहाँ पर बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ वो छलांग मार रहा था, अब वहाँ खेलने लगा बरगद के नीचे जा कर के। एंड गैदरिंग हिम दे टू, और उसको दे टू द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ। अब बच्चे को उन्होंने साथ में लिया अपने, और वहाँ से एक पतला टेढ़ा मेढ़ा फुटपाथ का रास्ता पकड़ा, थ्रू टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। एक शॉर्टकट उन्होंने पकड़ा, और ये शॉर्टकट जो है उनको लेकर के जाता है मेले में। वेल स्टूडेंट्स, तैयारी तो किया था कि इसके आगे का भी आपको पढ़ा था। कहानी बड़े इंटरेस्टिंग मूड में चल रही थी, लेकिन एक कॉल आ गई और एक अर्जेंट दूसरा काम आ गया। हाउएवर इट इज़ रिग्रेटेड दैट द स्टोरी कैन नॉट बी फिनिश टुडे। हाउएवर इन द नेक्स्ट सिटिंग हम इसे कंप्लीट करेंगे। इन द मीन टाइम
मुल्कराज आनंद साहब की ये कविता, इनकी कहानी, इसी के साथ इनकी एक कहानी और भी बहुत ही मशहूर है, द कुली नाम की कहानी है। उसको भी कभी मिलेगा पढ़ने को तो आप पढ़िएगा, या मुझे मौका लगेगा मैं उसको भी यूट्यूब पे डाल दूँगा। बहरहाल टिल देन गुड बाय। ये मेरा नरेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरी टीचिंग अगर आपको फ्रूटफुल दिखती है, यूज़फुल दिखती है तो मुझे ज़रूर रिस्पॉन्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड वेट till I take up the page number 3 of this lesson, and very soon it will be done. Till then, have a good day. Goodbye.